हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू मैग्नेट माइंड्स इंस्टीट्यूट। हम लास्ट क्लास में आई थिंक बात कर रहे थे सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में। काफ़ी बात हमने कर ली थी, काफ़ी डिस्कशन हो गया था। ठीक है, हमने चैप्टर की शुरुआत में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, और उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़े थे ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और उसके बाद हमने कंसंट्रेशन के लिए बहुत सारे टर्म्स पढ़े थे। मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, है ना। और उसके बाद हमने काफ़ी फिर हमने वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ना शुरू किया था। वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर पढ़ने के बाद हमने एक लॉ भी पढ़ा जिसका नाम था हेनरीज लॉ। और उसके बाद हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए थे कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर। फिर हमने वेपर प्रेशर से पहले सॉल्युबिलिटी भी पढ़ी थी आई थिंक, है ना। तो यहाँ देख लो एक बार, हेनरीज लॉ दोबारा देख लेते हैं, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास। हेनरीज लॉ क्या है भाई? द लॉ दैट स्टेट्स दैट pressure, जो partial pressure of a gas is directly proportional to its mole fraction। ठीक है, देखो बच्चों, ओके, तो मोल फ्रैक्शन का सिंबल x होगा, तो किसी भी गैस का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, तो यहाँ देखना। तो फिर हमने इसके हेनरीज लॉ के बारे में काफ़ी बातें की थी। एप्लीकेशंस कल मैंने आपको थोड़े बताए थे, जैसे पहला कि सॉफ्ट ड्रिंक्स में सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है अगर कार्बन डाइऑक्साइड की, तो आप क्या करो, प्रेशर बढ़ा दो। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स जो है इसके अंदर अपन यहाँ देखें तो ये देखो, अगर आप ये वाला पार्ट देख पा रहे हो तो यहाँ आपको दिख रहा है कुछ बबल्स है, कोई गैस है। और वो गैस कौन सी होती है बच्चों? गैस होती है CO2। और इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए प्रेशर बढ़ाते हैं। प्रेशर बढ़ेगा तो गैस का जो मोल फ्रैक्शन है वो भी बढ़ेगा, तो ज़्यादा गैस डिसॉल्व हो पाएगी। ठीक है, साथ ही में अगर हम और इसका एप्लीकेशन देखें तो एनॉक्सिया हो जाता है। एनॉक्सिया क्या होता है बच्चों? कि हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर क्या हो जाएगा? कम होगा। देखो यहाँ पे लिख देते हैं, प्रेशर कम होगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस भी कम होगा, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा? solubility of O2 in blood कम हो जाएगी। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर ब्लड बैंड्स फॉर्मेशन। बैंड्स फॉर्मेशन में क्या होगा कि प्रेशर सडनली इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 भी डिक्रीज होगी, है ना। solubility of O2 in blood डिक्रीज होगी, तो बबल्स बनेंगे। बबल्स होंगे वो कैपिलरीज को ब्लॉक कर सकते हैं, कैन ब्लॉक कैपिलरीज। ओके, तो एज ए रिजल्ट बैंड्स बन सकते हैं। इसलिए स्क्यूबा डाइवर्स क्या करते हैं, इस गैस के इसके अंदर O2 के साथ He भी गैस ले लेते हैं, और हीलियम गैस है उसकी सॉल्युबिलिटी ब्लड में बहुत कम होती है। फिर हमने हेनरीज लॉ के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। ठीक है, हमने ये सारे फैक्टर पढ़ लिए थे टेम्परेचर वाले, है ना। मैंने आपको बॉइलिंग और इसका डिफरेंस भी समझा दिया था। चलो बच्चों, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हेनरीज लॉ के ऊपर। ठीक है, चलो बच्चों, एक सवाल आपको दिया हुआ है, हेनरी लॉ कांस्टेंट। क्या बोला हुआ है? हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस इन वाटर एट 298 इज 1 × 10⁻15 ATM। KH को हमने क्या बोला था? KH क्या होता है? हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ठीक है, अगर मैं यहाँ ये कह रहा हूँ P इज इक्वल टू KH × X, तो ये क्या है बच्चों? मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन जो होता है वो एक यूनिटलेस क्वांटिटी है।
कैसी क्वांटिटी है, यूनिटलेस है, तो इसका मतलब कि इसकी और इसकी यूनिट सेम होगी। इन दोनों की यूनिट क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन इसी फॉर्मूला के ऊपर है, अभी कर लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या बोला हुआ है कि के एच की वैल्यू आपको दी हुई है, के एच कितना दिया हुआ है, 1 × 10⁵ ATM। ओके, फिर बोला है मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, मोल फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन कितना दिया हुआ है, 0.8 दिया हुआ है, ठीक है। फिर क्या बोला है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इन एयर डिजॉल्व्ड इन 10 मोल्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफ वाटर एट 298 and 5 ATM ऑफ प्रेशर, ठीक है भाई। चलो देखते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो आप क्या क्या कर सकते हो कि आप इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब पहले आपको इसमें टोटल 2 केसेस बनेंगे। पहले केस में देखो के एच की वैल्यू आपको दी हुई है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन 0.8 है। कब है, जब उसका मोल फ्रैक्शन 0.8 है तो पार्शियल प्रेशर हम कैलकुलेट, अपन ये कैलकुलेट कर लेंगे P की वैल्यू, ठीक है। सेकेंड केस में P की वैल्यू सेम रखेंगे और मोल फ्रैक्शन अपन कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं क्या होगा, है ना। देखो बच्चों, के एच जो है ना, के एच हेनरीज लॉ कांस्टेंट, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। कौन करता है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट है, उसकी जो वैल्यू है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक बात है। टेम्परेचर उन्होंने दोनों जगह पे क्या रखा है, सेम रखा है, तो इसका मतलब के एच की जो वैल्यू है वो भी सेम आएगी, ठीक है। अब देखो, अब हम इस क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, प्लीज़ यहाँ देखना। ये वाली बात आपको, ये वाला फॉर्मूला वगैरह लगा लेते हैं, अभी एक बार यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, एक बार प्लीज़ अच्छे से देखते हैं, करते हैं, ट्राई करते हैं, ठीक है। पहले आप देखो के एच आपको दिया हुआ है 1 × 10⁵ ATM, ठीक है। और उसके बाद आपको दिया है मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का, कितना दिया है, 0.8 दिया है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, और कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एयर इज डिजॉल्व्ड इन 10 मोल्स ऑफ वाटर। कितनी गैस है वो 10 मोल्स में डिजॉल्व होगी एट 298 and 5 ATM ऑफ प्रेशर। कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो भाई, अपन क्या कर सकते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर निकाल लेते हैं, गैस का कितना आएगा, तो P = KH × X कर देते हैं, तो पार्शियल वेपर प्रेशर कितना आ जाएगा, देखो KH की वैल्यू कितनी है, 1 × 10⁵ इंटू क्या करेंगे, 0.8 कर देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे बस वैल्यू निकाल लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके आ जाएगा 0.8 × 10⁻5, या फिर आप इसको 8 × 10⁴ भी कह सकते हो। ये इसका पार्शियल वेपर प्रेशर आ गया, या इसका प्रेशर आ गया, पार्शियल प्रेशर आ गया, P की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो, अब अपन ये समझते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स हम कितने कैलकुलेट डिजॉल्व करें नाइट्रोजन गैस के एयर में, 10 मोल्स में कितने डिजॉल्व होंगे, ठीक है। तो अभी कैलकुलेट करते हैं। अगर हम प्रेशर बढ़ा देते हैं 5 ATM, तो देखो ये वाली जो कहानी है ये कहाँ पे कैलकुलेट हुई है, ये देखो बच्चों, ये अपन ने कैलकुलेट जो किया है, अगर कोई आपको टेम्परेचर प्रेशर नहीं दिया है तो आपने इसका मतलब ये 1 ATM पे कैलकुलेट की है। अगर 1 ATM पर प्रेशर 8 × 10⁴ आया है, तो अगर आप प्रेशर इसको आप अगर बढ़ा देते हो तो इसका मतलब अब आपके पास प्रेशर कितने ATM है, 5 ATM है। KH की वैल्यू अभी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, पर इसका जो मोल फ्रैक्शन है वो हमें निकालना है, ठीक है। सेकेंड केस में क्या करेंगे, P = KH × X, तो अब इस बार प्रेशर की जगह ये वैल्यू रख दो और मोल फ्रैक्शन की जगह मोल फ्रैक्शन लिख दो।
अब देखो, अब अपन क्या बोलेंगे कि ये क्या आ जाएगा, 5/1 इंटू 10⁵ इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा। अब देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन कितना आएगा, तो आपके आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁵ ठीक है। अब देखो ये इसका मोल फ्रैक्शन आया है, तो इसका मतलब कि अगर एक मोल के अंदर 5 इंटू 10⁻⁵ मोल है, ठीक है, तो 10 मोल में कितनी नाइट्रोजन होगी, तो आप 5 इंटू 10⁻⁻5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁴, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, दो इस फॉर्मूला को 2 बार यूज़ करो, ठीक है। KH की वैल्यू आप निकाल लो, मोल फ्रैक्शन यहाँ से निकाल लो, प्रेशर आपको दिया हुआ है, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी सीधा कर सकते हो, इस पार्ट की अगर आपको ज़रूरत नहीं है, ये पार्ट अगर अपन नहीं भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा यहाँ से शुरू कर सकते हो। आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ, प्रेशर कितना होगा आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, 5 atm होगा, और इसके साथ बस मोल फ्रैक्शन निकालना है आपको, है ना। तो ध्यान रखना हेनरीज लॉ कांस्टेंट है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर अगर सेम है तो हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है। देखो एक और सवाल करते हैं कि नीट 2024 का ये सवाल है कि भाई आपसे पूछा गया है कि बताओ हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यूज़ है वो 3 गैसेस के लिए दी है। एक मेरे पास गैस है A, B और C, इन तीनों के लिए KH की वैल्यू दी हुई है। A के लिए दी हुई है 145, B के लिए दी हुई है 2 इंटू 10⁻⁵ और तीसरी दी हुई है 35। ये है किलो बार में, ये भी है किलो बार में, ये भी है किलो बार में। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ देखो P इज इक्वल टू KH इंटू X मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो आप ऐसे कह सकते हो P/KH इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, या फिर आप ऐसे कह सकते हो 1/KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। इसका मतलब कि KH आप ऐसे कह सकते हो वैल्यू ऑफ KH या हेनरीज लॉ कांस्टेंट is inversely proportional to solubility of गैस। क्यों भाई, क्योंकि देखो आपको पता है अगर मोल फ्रैक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के। ये कैसे पता चला, तो देखो अगर मोल फ्रैक्शन ज़्यादा मतलब कंसंट्रेशन ज़्यादा मतलब कि गैस है वो लिक्विड में ज़्यादा डिसॉल्व होगी, तभी तो सॉल्यूशन बनेगा। गैस लिक्विड में डिसॉल्व होगी, सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा मतलब मोल फ्रैक्शन ज़्यादा, कंसंट्रेशन ज़्यादा मतलब मोल फ्रैक्शन ज़्यादा मतलब सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, तो मोल फ्रैक्शन ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, और मोल फ्रैक्शन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है KH के। तो आप यहाँ पे इन शॉर्ट ये कह सकते हो कि सॉल्युबिलिटी is directly proportional to mole fraction of gas is inversely proportional to KH। ठीक है, अब देखो KH की वैल्यू सबसे कम इसकी है, तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, B की सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, उससे ज़्यादा वैल्यू इसकी है तो C उसके बाद आएगा, और A की वैल्यू सबसे कम आएगी, BCA। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा सही, क्योंकि आप KH और सॉल्युबिलिटी की जो वैल्यू है उनको बड़ा आसानी से कंपेयर करके बता सकते हो। ठीक है, चलो भाई इसके बाद देखना आगे व्हाट हैपन्स टू वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के बारे में हमने कल बात की थी। ठीक है, हमने फिर राउल्ट्स लॉ भी पढ़ा था। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि जो मोल फ्रैक्शन और प्रेशर है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये बात देखो, ये राउल्ट्स लॉ है। देखो हेनरीज लॉ क्या था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH इंटू X। ये बिल्कुल सेम नहीं लग रहे क्या, ये अगर सेम लग रहे हैं
तो इसीलिए हम कहते हैं हेनरीज लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ राउल्ट्स लॉ। ठीक है, तो ये बात बड़ी सिंपल है। देखो कल मैंने आपको कुछ सारी वैल्यूज़ के बारे में बताया था, एक्स ए क्या है, एक्स बी क्या है, वाई ए क्या है, वाई बी क्या है ना। इनके बारे में अपन ने बहुत डिटेल में बात की थी कल। आज हम थोड़ा आगे चलते हैं। लिक्विड लिक्विड अगर सॉल्यूशन बनाते हैं हम, तो अगर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर डिपेंड्स ऑफ एनी कंपोनेंट डिपेंड्स अपॉन any component at a constant temperature is equal to vapor pressure of the pure component multiplied by mole fraction of its component in the solution। बहुत चलो इतनी ओवर कॉम्प्लिकेट हो गई ये लैंग्वेज। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। ठीक है, पी ए क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। एक्स ए क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। पी टी क्या है? टोटल वेपर प्रेशर। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, बस इतना सब, इतनी सी बात है, इतना सा काम है। ठीक है, तो इसमें अपन इस फॉर्मूला के ऊपर भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे। ठीक है, उससे पहले देखते हैं भाई क्या है, क्या कहानी है। देखो ये एक आपको सामने, आपके सामने एक ग्राफ दिया हुआ है। ये ग्राफ जो है ये वैसे तो आइडियल सॉल्यूशन का है ना। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, क्या नहीं होता है, उसके बारे में भी बात करते हैं। एक मिनट, पहले एक काम करते हैं, थोड़ा अपन इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, सॉल्यूशन जो है वो किसका है? टू वोलेटाइल लिक्विड्स। टू वोलेटाइल लिक्विड्स कौन कौन से हैं? ए बी। तो ए का जो प्रेशर होगा वो होगा पी ए, बी का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो होगा पी बी। पी ए किसके बराबर होगा? एक्स ए इंटू पी टी। पी बी किसके बराबर होगा? एक्स बी इंटू पी टी। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप इसको अगर आप ऐसे पी ए प्लस पी बी भी करते हो, अगर यहाँ देखो, अगर मैं पी ए प्लस पी बी करता हूं तो वो पी टी के बराबर आएगा। कैसे आएगा देखो, चलो ट्राई करके देखते हैं। देखो पी ए प्लस पी बी कर रहा हूँ, फॉर्मूला से क्या आएगा? एक्स ए पी टी प्लस एक्स बी पी टी। पी टी ले लेते हैं कॉमन, एक्स ए प्लस एक्स बी इंटू पी टी। तो एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होता है? 1 1 इंटू पी टी। क्या आ जाएगा? ठीक है, तो ए पी ए और पी बी दो ही अगर कंपोनेंट, तो दोनों का पार्शियल वेपर प्रेशर ऐड करने पर टोटल वेपर प्रेशर आ जाएगा। और ए और बी का अगर सेपरेटली किसी का भी कैलकुलेट करना हो तो टोटल पार्शियल प्रेशर से आप मल्टीप्लाई कर दो किसी मोल फ्रैक्शन। अगर ए के लिए निकालना है तो ए का मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई कर दो, बी के लिए निकालना है तो बी का मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल है। ठीक है, एक क्वेश्चन भी करवा के देख लेते हैं। ठीक है, सॉरी, कैलकुलेट पार्शियल वेपर प्रेशर of solute
इफ सॉल्यूट की जगह अपन कोई टर्म दे देते हैं, नाम दे देते हैं, जैसे मैंने लिखा इथेनॉल लिख दिया। इथेनॉल, इफ 2 मोल ऑफ इथेनॉल is mixed with 3 moles of water and total vapor pressure of the solution is 0. या 0 पॉइंट की जगह 1.6 ATM। ठीक है, सिंपल सवाल है। अब इससे अपन आराम से कर सकते हैं। देखो, अगर मैं देखूं तो मेरे पास 2 स्पीसीज है, एक है इथेनॉल, दूसरा है वाटर। इथेनॉल कितने मोल्स है? 2 मोल। ये कितने मोल है? 3 मोल। ठीक है, अब देखो मेरे पास टोटल प्रेशर कितना है, PT कितना है, तो PT है मेरे पास 1.6 ATM। ठीक है, अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकालता हूँ, मैं इसको देखो बच्चों, यहाँ पे मैं बड़ी आसानी से बोल सकता हूँ इथेनॉल अगर कम है तो वो सॉल्यूट हो जाएगा, वाटर अगर ज़्यादा है तो वो सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। अब मैं बार बार सॉल्यूट सॉल्वेंट लिखने की, तो ये देखो इसका मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, 2/2 + 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/5 इक्वल टू हो जाएगा 0.4। ठीक है, ऐसे ही अगर आप XA निकालते हो तो वह आपके हो जाएगा 3/2 + 3 इक्वल टू हो जाएगा 0.6। ठीक है, अब अपन क्या कर सकते हैं, अब आपको अगर पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना है तो बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है, देखो अगर मुझे इथेनॉल का निकालना है तो मैं इथेनॉल का निकाल देता हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन लिख देंगे इथेनॉल का, इथेनॉल की जगह BA ही लिखते हैं, तो PB इक्वल टू XB इंटू PT। XB कितना है 0.4 इंटू 1.6 और PA कितना हो जाएगा XA इंटू PT इक्वल टू 0.3 इंटू 1.6। बस इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 16 4 जा हो जाएगा 64, तो 0.64 ATM। ठीक है, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दो 48, है ना, 48, तो आपके हो जाएगा 0.48 ATM। ठीक है, और इन दोनों को अगर आप उन दोनों को लास्ट में ऐड करते भी हो तो आपको लगभग वही आंसर मिल जाना चाहिए। 1 मिनट, 0.6 होगा ना बच्चों, अपन ने यहाँ 3 लिखा है, सॉरी, 0.6 और 0.6 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपके 0.48 0.96 ATM आ जाएगा। ठीक है, अब आप इन दोनों को ऐड करके देखना, आपका आंसर सही आएगा। तो इस तरह पे से अपन राउल्ट्स लॉ पे सवाल कर सकते हैं। ठीक है, बड़े इजी और इजी टू एग्जीक्यूट क्वेश्चंस होते हैं, आप ट्राई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये ग्राफ अभी हम नहीं समझते हैं, थोड़ा बाद में समझेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी अपन आइडियल सॉल्यूशन वगैरह थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। ये ग्राफ एग्जैक्टली मैं आपको रिपीट करवाऊंगा, उससे पहले थोड़ी और बातें कर लेते हैं जो कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ देखना बच्चों, अगर मैं एक सॉल्यूशन बनाता हूँ जिसके अंदर A भी है और B भी है, और A की भी वेपर बन सकती है, B की भी वेपर बन सकती है। देखो आप अगर यहाँ ध्यान से देखो तो आपको पता है कि सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट गैस मतलब लिक्विड है वो उसका मोल फ्रैक्शन XA है, सॉल्यूशन के अंदर दूसरा जो सॉल्यूट है उसका मोल फ्रैक्शन XB है। XA + XB कितना आता है, 1 आता है। अगर आप यहाँ देखो तो A और A है, B और B है, A और A है, B B B B है। तो देखो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि एक सॉल्यूशन के अंदर A भी है और अगर B भी है, तो A और B दोनों वेपर अगर बना रहे हैं तो A की भी वेपर आपको दिख रही है, B की भी वेपर आपको दिखाई दे रही है।
तो मोल फ्रैक्शन जैसे सॉल्यूशन के अंदर ए और बी का एग्जिस्ट करेगा, सिमिलरली वैसे ही मोल फ्रैक्शन यहाँ पे भी तो एग्जिस्ट कर सकता है वेपर फेज में। तो अगर अपन ने लिक्विड के अंदर अगर उनको अपन ने बोल दिया कि वो वेपर फेज में, सॉरी लिक्विड फेज में एक्स ए एक्स बी है, तो वेपर फेज में हम उनको वाई ए वाई बी बोल देते हैं। क्या बोल देंगे? वाई ए वाई बी मिला के भी कितना आएगा? 1 आएगा हमेशा, क्योंकि मोल फ्रैक्शंस का सम हमेशा क्या आता है? 1 आता है। तो देखो बच्चों, अगर मुझे निकालना है पार्शियल वेपर प्रेशर, तो मैं देखो क्या फॉर्मूला यूज़ करूँगा। तो मुझे पता है पी ए इज इक्वल टू वाई ए प्लस पी टी हो जाएगा, और पी बी क्या हो जाएगा? वाई ए प्लस सॉरी वाई बी इंटू पी टी। ठीक है, वो जैसा फॉर्मूला पहले लगा था वैसा ही फॉर्मूला अभी लगेगा। ठीक है, अब देखो आप क्या कर सकते हो, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, अब यहाँ पे वाई ए वाई बी के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो अगर आपको फिर भी कैलकुलेट करना है, आपको अगर चाहिए कि भाई अगर आपको पी टी की वैल्यू या वाई ए की वैल्यू नहीं दी हुई है या पी ए की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट से ट्राई कर सकते हो, है ना। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पे मैं आपको उस पर फॉर्मूला भी डिराइव करवा देता हूँ, थोड़ा और अच्छा फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। देखो मैंने बोला पी ए इज इक्वल टू वाई ए इंटू पी टी, तो मैं क्या बोलूँगा? वाई ए इज इक्वल टू पी ए अपॉन पी टी। पी ए मेरा क्या होगा? एक्स ए अपॉन पी टी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक मिनट, तो ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, ये अपन ने, और पी बी का फॉर्मूला क्या निकालना निकाला अपन ने वाई बी इंटू पी टी। क्या एक मिनट बच्चों, क्या पी ए ही पी टी लेंगे या क्या लेंगे? यहाँ पे एक फॉर्मूले में करेक्शन करना बच्चों, सॉरी मैंने आपको थोड़ा मिस्टेकनली अलग फॉर्मूला पढ़ा दिया। ये होगा फॉर्मूला सही एग्जैक्ट फॉर्मूला। ठीक है, अब देखना इस यहाँ पे पी ए नहीं आएगा, पी टी नहीं आएगा, पी नॉट ए आएगा। क्या आएगा? पी नॉट ए आएगा, और यहाँ क्या आएगा? पी नॉट बी। ठीक है, थोड़ा इनके बारे में और बात करते हैं। देखो अगर मेरे पास ये फॉर्मूलाज आ गए हैं, तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे बस इनको थोड़ा और डिराइव कर सकते हैं। तो डिराइव अगर करेंगे तो वाई ए क्या आ जाएगा? पी ए अपॉन पी नॉट ए, और पी ए अपॉन पी नॉट ए को अपन ऐसे लिख सकते हैं एक्स ए पी टी अपॉन पी नॉट ए, और वाई बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पी बी अपॉन पी नॉट बी एक्स बी पी टी अपॉन पी नॉट बी। तो ये हमारे लिए और थोड़े फॉर्मूलाज नए आ गए, इस पे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। ठीक है, जब हम चैप्टर के एंड में क्वेश्चंस करेंगे तब अपन इन सभी फॉर्मूला पे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। अभी भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है, नो डाउट, बट फिर भी आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये रहे फॉर्मूला आपके लिए। फॉर्मूलाज को थोड़ा आप आगे पीछे करके भी कर सकते हो, जैसे इन्होंने लिखा है। अगर मैं इस फॉर्मूला को नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूँ तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो मैंने अभी आपके लिए फॉर्मूला लिखा वाई ए इज इक्वल टू एक्स ए पी टी अपॉन पी नॉट ए। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ वाई ए पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी टी। सिमिलरली वाई बी बराबर क्या हो जाएगा? एक्स बी पी टी अपॉन पी नॉट बी, और इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ वाई बी पी नॉट बी इज इक्वल टू एक्स बी पी टी। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूलाज है, बड़े ही सिंपल है, आप कर सकते हो। ठीक है, यही उन्होंने वहाँ पे भी लिखे हुए हैं, एक्स ए पी नॉट ए इक्वल टू वाई ए पी टी। ठीक है, अब इसके बाद देखो आप पे एक सवाल है कि टू लिक्विड्स ए एंड बी
are mixed to form an ideal solution, the total vapor pressure in torr is equal to, आपको कुछ वैल्यूज दी हुई है, ठीक है. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी नॉट ए, पी नॉट बी, एक्स ए फॉर द सॉल्यूशन. कभी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, है ना. तो देखो आप क्या कैसे निकाल सकते हो. तो आप ऐसे करो कि आपको टोटल पी टी बराबर दिया हुआ है 254 माइनस 119 और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स ए, ठीक है. और एक्स ए की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है. तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. देन फाइंड पी नॉट ए, पी नॉट बी भी निकालना है. तो अब देखो सबसे पहले ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन किसके जैसी लग रही है, तो अपन देखते हैं, है ना. अगर मैं ऐसे लिखूं तो पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी लिखा जा सकता है क्या. पी ए इज इक्वल टू पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी लिख सकते हैं. अब देखो पी टी इज इक्वल टू पी ए पी बी को क्या लिख सकते हैं, एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी ठीक है. चलो देखो एक्स ए इंटू पी टी प्लस एक्स बी इंटू पी टी ये लिखा जा सकता है, ठीक, लिखा जा सकता है. अब देखो क्या मैं, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स ए को, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ. किस में चेंज कर रहा हूँ, इसको मैं एक्स ए में चेंज अगर करता हूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, तो एक्स ए पी टी प्लस 1 माइनस एक्स ए इंटू पी टी, क्या ये लिख सकता हूँ क्या. क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू होता है 1. तो एक्स ए बराबर 1, सॉरी, तो एक्स बी बराबर 1 माइनस एक्स ए लिखा जा सकता है. अगर मैं ये लिखा जा सकता है तो मैं ऐसे बोलूँगा पी टी इक्वल्स टू एक्स ए पी टी प्लस पी टी माइनस एक्स ए पी टी हो जाएगा, ठीक है. और अगर मैं यहाँ तक देखता हूँ, इसको अगर मैं ट्राई यहाँ तक सॉल्व भी करता हूँ, तो मुझे देखना बच्चों, तो यहाँ मैं अगर इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करता हूँ तो मुझे कुछ आइडिया चल जाता है इस इक्वेशन के बारे में. तो चलो देखते हैं, पी नॉट के बारे में भी अपन पता करते हैं. एक्स ए इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द सॉल्यूशन, ठीक है. तो मुझे एक्स ए की वैल्यू नहीं पता, तो एक्स ए की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो टोटल प्रेशर भी निकाल लेते हैं. क्या मुझे कोई टोटल प्रेशर के बारे में भी कोई वैल्यू दी हुई है क्या, टोटल वेपर प्रेशर इन टॉर क्या होगा, नहीं पता मुझे, ठीक है. चलो बच्चों इस पे इक्वेशन देखो, ये कुछ ऐसी इक्वेशन आएगी. अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा है कि अगर मैं एक्स बी इंटू पी नॉट ए और यहाँ पे अगर पी नॉट बी करता हूँ तो क्या होगा. अगर मैं ऐसे करता हूँ तो मैं एक्स ए पी नॉट ए, एक्स बी पी नॉट बी, और उसके बाद ऐसे लिख सकता हूँ पी टी इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स ए पी नॉट ए और प्लस हो जाएगा पी नॉट बी माइनस हो जाएगा एक्स ए पी नॉट बी, ठीक है. तो अब मैं ऐसे कह सकता हूँ कि पी टी इज इक्वल टू ये वाली जो वैल्यू है, ये इसको मैं अगर इधर ले आता हूँ एक्स ए पी नॉट ए माइनस एक्स ए पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी, ठीक है. अब इसी इक्वेशन को अगर मैं लास्ट स्टेप अगर इसका यहाँ लिखता हूँ तो पी टी बराबर हो जाएगा आपके, अगर एक्स ए कॉमन ले लेते हैं तो आपके
अच्छा एक काम करते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं इसको, तो ये 254 हो जाएगा पी नॉट बी माइनस, अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए एक्स ए। तो अगर मैं बच्चों इन दोनों को कंपेयर करता हूँ, ये 1 है और ये 2 है, ऑन कंपेयरिंग 1 एंड 2 कंपेयरिंग 1 एंड 2 मैं ये कह सकता हूँ कि P नॉट B इज इक्वल टू हो जाएगा 254 और P नॉट B माइनस P नॉट A इज इक्वल टू हो जाएगा 119। तो P नॉट A इज इक्वल टू P नॉट B माइनस 119 हो जाएगा। तो P नॉट A आपके 254 माइनस 119, तो आपके P नॉट A की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है, और 3 1 135। तो P नॉट B आपके आ गया और P नॉट A भी आ गया। तो P नॉट A और पूछा क्या है, P नॉट A और P नॉट B निकालो। तो P नॉट A की वैल्यू आपके 135 है और 254, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों देखना एक बार, अपन ने क्या किया है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, पी टी इक्वल टू एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी, ठीक है। तो एक बार देखना, ओके तो ये भी अपन कर सकते हैं, ठीक है। वो ये बच्चों सिर्फ वोलेटाइल लिक्विड में वेपर फेज के लिए है, ये किसके लिए है, वेपर फेज में आप ये देख सकते हो, बट लिक्विड फेज में आपको पी नॉट ए ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ओके एक छोटा सा यहाँ देखना बच्चों, जब y आए तो pt लिखना है और जब x आए तो आपको p नॉट लिखना है, ठीक है। y आए तो आपको क्या लिखना है, x लिखना है, और ये आए तो ये लिखना है, ठीक है। ये फॉर्मूलाज फिर भी ठीक ही रहेंगे, इसमें कोई करेक्शन दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे फॉर्मूलाज अपन ने क्या कही, वाई ए आएगा तो यहाँ पे पी टी आ जाएगा, देखो बच्चों यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, पी टी आ जाएगा। और यहाँ पे अपन कोई करेक्शन वगैरह करने की, यहाँ पे भी जो करेक्शन करना है कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पी टी की जगह आप पी नॉट ए लिख दो, और ठीक है। तो ये आपके इक्वेशंस बन जाएगी जो अपन ने आगे बनाई भी है, ठीक है। तो इक्वेशंस का भी थोड़ा देख लेना, एक वाई ए पी नॉट ए, वाई के साथ आप पी टी लिख दो और यहाँ पे पी नॉट ए लिख दो, ठीक है। चलो बच्चों यहाँ देखना, मैं दोबारा इक्वेशंस लिखवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो, देखो भाई, तो आप ऐसे कह सकते हो कि वाई बी इज इक्वल टू आपके हो जाएगा पी ए अपॉन पी टी, और पी टी क्या होगा, पी टी क्या होगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। और वाई ए क्या हो जाएगा, वाई सॉरी अपन ने यहाँ पे ए लिख देते हैं ए, और यहाँ पे अगर मैं बी लिख देता हूँ तो वाई बी क्या हो जाएगा, पी बी अपॉन पी टी। तो पी बी क्या होगा, पी बी की जगह पी बी ही रहने दो, और पी नॉट ए पी नॉट बी एक्स बी भी लिख सकते हैं, इसको पी नॉट ए एक्स ए लिख सकते हैं।
तो पी नॉट बी एक्स बी, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूलाज बन गए आपके, ये एग्जैक्टली सही फॉर्मूलाज है, करेक्ट है। ठीक है, इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके जैसे लिखना चाहो लिख सकते हो। ठीक है, तो अब इसके बाद ये वाला क्वेश्चन अपन के हो गया। ठीक है, फिर और देखते हैं, और कोई और भी एक सवाल दिया हुआ है। 32 ग्राम ऑफ मीथेनॉल, 32 ग्राम ऑफ मीथेनॉल। ठीक है, 32 ग्राम मीथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH। क्या होता है? CH3OH होता है। एडेड इन 23 ग्राम ऑफ इथेनॉल। ठीक है, 32 ग्राम है, और इथेनॉल कितना लिया है? इथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH। ये कितने ग्राम लिया है? 23 ग्राम। इसका मतलब इसका 1 मोल लिया है, और इसका मतलब इसके 0.5 मोल लिए हैं। तो ये हमारा हो जाएगा सॉल्वेंट, ये हो जाएगा सॉल्यूट। टू फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन इफ वेपर प्रेशर दोनों का दिया हुआ है, वेपर प्रेशर दिया हुआ है, इसका मतलब आपको PA दिया हुआ है, PB दिया हुआ है। PA कितना दिया हुआ है? 30, PB कितना दिया हुआ है? 51। देन कैलकुलेट पार्शियल वेपर प्रेशर दोनों का एंड टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, चलो भाई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वेपर में, अगर आपको प्रेशर वेपर फेज में अगर कैलकुलेट करना है तो आप सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ कि YA इज इक्वल टू, या फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो कि PA इज इक्वल टू XA इंटू PT, सॉरी YA इंटू PT, PB इज इक्वल टू YB इंटू PT। ठीक है, इस फॉर्मूला के हिसाब से भी देख लो। तो पहले अपन YA YB निकाल लेते हैं। तो ये आपके आ जाएगा, मोल कितना है इसके? इसके मोल 1 है, A और A के मोल 1/1 प्लस 0.5, तो 1/1.5, ये आपके आ जाएगा 2/3। ये आपके आ जाएगा 0.5/1 प्लस 0.5 इक्वल टू आ जाएगा 0.5/1.5 आ जाएगा 1/3। सॉरी। तो अब आप क्या कर सकते हो, अगर दोनों के मोल फ्रैक्शन आ गए तो पहले तो PT निकाल लेते हैं। तो PT कैसे निकलेगा? PT कैसे निकलेगा? देखो बच्चों, आपको P0A और P0B दिया हुआ है, ये 30 है, ये 51 है। तो अपन PT कैसे निकाल सकते हैं? तो ऐसे निकाल सकते हैं कि ये अपने XA मोल फ्रैक्शन दोनों के अपन ने निकाल लिए। मोल फ्रैक्शन निकालने के बाद हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा? देखो भाई, x के हिसाब से मोल फॉर्मूला लगा देते हैं। तो x के हिसाब से फॉर्मूला लगेगा, तो XA P0A XB P0B, क्योंकि आपको P0A दिया हुआ है, P0B दिया हुआ है, XA आपने निकाल लिया, XB आपने निकाल लिया। तो PA PB निकाल लेते हैं पहले, फिर PT निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो भाई, PA आपके आ जाएगा XA P0A, XA आपने निकाला 2/3, और P0A आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? इथेनॉल का कितना दिया हुआ है? 51। और इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हो तो 51 में 3 का मल्टीप्लाई चला जाएगा, कितनी बार जाएगा? 1 टाइम और फिर 7 टाइम, और 17 इंटू 2 करोगे तो 34 mmHg। और PB कितना आ जाएगा? PB आ जाएगा XB इंटू PT, तो 1/3 इंटू 30, तो ये आपके आ जाएगा 10 mmHg। और PT आप निकाल सकते हो PA प्लस PB से। तो PA आपके पास है 34 और ये है 10, तो 44 mm इससे निकाल सकते हो। ठीक है, तो सिंपल है, आप इसी तरह से सब तीनों चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो। XA XB P0A P0B दिया हुआ है, PA PB निकाल सकते हो। PA PB अगर निकल जाए तो PT भी निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत इसमें आनी नहीं चाहिए। ठीक है, चलो भाई इसके बाद भी थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं, है ना, कवर कर लेते हैं। सवाल एक और है, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 लिक्विड्स A and B and vapor pressure of A and B in pure state
पी नॉट ए पी नॉट बी दिया हुआ है, ठीक है, सेम तरह का सवाल है। पी नॉट ए दिया हुआ है, पी नॉट बी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, पी नॉट ए 80 दिया हुआ है, पी नॉट बी कितना दिया हुआ है 120, किसमें है, टॉर में है, ये भी किसमें है, टॉर में है। देन फाइंड द मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज इफ इनिशियली मोल्स ऑफ टेकन, ठीक है। तो पी नॉट ए और पी नॉट बी दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वल मोल्स दिए हुए ना, देखो बच्चों इनिशियली इक्वल मोल्स, इक्वल मोल्स मतलब कि अगर x, देखो बच्चों इक्वल मोल मतलब मैं क्या मान लेता हूँ कि एन ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना है 1 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी भी कितना है 1, तो इसका मतलब एक्स ए कितना आ जाएगा 1/1 + 1 = 1/2 और एक्स बी भी कितना आ जाएगा 1/2। तो देखो अब मैं टोटल प्रेशर कैसे निकालूंगा, एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी, तो x अपना आ जाएगा 1/2, पी नॉट ए आपको कितना दिया हुआ है 80 दिया हुआ है, प्लस 1/2 और इसका दूसरे वाले का कितना दिया हुआ 120 दिया हुआ है, तो ये आपके आ जाएगा 40 और ये आ जाएगा 60, ये आपके हो जाएगा 100 mm, ये आपके हो गया pt, कितना हो गया 100। अब मोल फ्रैक्शन तो दोनों का निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है, अच्छा वेपर फेज में निकालना है, वेपर फेज में निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वेपर फेज में देखो भाई वाई ए क्या हो जाएगा PA/PT हो जाएगा, वाई बी क्या हो जाएगा PB/PT हो जाएगा। अब आप PT ऑलरेडी निकाल चुके हो, PT ऑलरेडी निकाल चुके हो, और PA/PB भी आप यहाँ से निकाल चुके हो, ये आपका क्या है PA है और ये भी क्या है PB है, तो ये भी आप निकाल चुके हो। देखो अब आप क्या करो, PA की जगह रख दो 40 और यहाँ क्या रख दो 100, तो 0.4, वाई ए कितना आ गया 0.4, यहाँ लिख दो 60/100, वाई बी कितना आ जाएगा 0.6 आ जाएगा, वाई ए वाई बी बड़ी आसानी से निकल जाएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। 1 मिनट, हेलो चलो बच्चों, ठीक है, तो ये अपन के हो गया क्वेश्चन। तो अब मोल किसके पूछे थे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज 0.4, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन देखो, चलो अब मैं आपको वो वाला ग्राफ समझा देता हूँ, अब आपको वो ग्राफ अच्छे से समझ में आएगा। कौन सा ग्राफ, ये वाला ग्राफ है ना, ये वाला ग्राफ क्या समझाता है, मैं क्या कहता है, देखो अगर मेरे पास एक सॉल्यूशन है, उसका टोटल प्रेशर है PT, तो PT मुझे मिलेगा PA + PB से, है ना, और PA क्या होगा XA P0A, PB क्या होगा XB P0B। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि PT जो होगा वो होगा XA P0A प्लस XB P0B, ठीक है। तो देखो बच्चों ये मेरे A की लाइन है, ये A का प्रेशर है, ये कितना दिया हुआ है PA = P0A × XA, और ये वाली जो लाइन है ये वाली, ये B की लाइन है PB = P0B XB, और ये वाली जो लाइन है ये PS की लाइन है, PS = PT = PA प्लस PB = XA P0A प्लस XB P0B, ये वाली बात है, ठीक है। तो आप इस पे काफ़ी चीज़ें देख सकते हो। मोल फ्रैक्शन की बात करें तो देखो बच्चों यहाँ A अगर P0A आया है, तो P0A का मतलब है, P0A का क्या मतलब है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A। P0B का क्या मतलब है,
वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, ठीक है। ए और बी का प्योर का वेपर प्रेशर आपको पता है, तो वेपर प्रेशर प्योर का कब आता है, इसका मतलब कि ये पूरा है, ठीक है, मतलब प्योर है, इसका मतलब इसका मोल फ्रैक्शन 1 है, ठीक, इसका मोल फ्रैक्शन कितना है 1 है, इसका मतलब इसका मोल फ्रैक्शन कितना है 1। तो इसका मतलब इस तरफ जो है बच्चों, इस एक्सिस पे एक्स ए की वैल्यू कितनी होगी 1 और एक्स बी की वैल्यू कितनी होगी 0। एक्स ए इक्वल टू क्या आएगा 1, एक्स बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स ए बराबर क्या आ जाएगा 0, एक्स बी बराबर क्या आ जाएगा 1, तभी तो प्योर का निकलेगा। अब देखो, जब आप एक सॉल्यूशन बनाते हो तो सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन है वो 1 होता है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। अब देखो, अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखो तो ये वाली जो लाइन है ये सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है। इसका मतलब कि जब प्योर ए होगा, तो देखो जब प्योर ए होगा तो टोटल वेपर प्रेशर सिर्फ ए पे डिपेंड करेगा, तो पी टोटल सिर्फ पी ए के बराबर आ जाएगा, और पी ए क्या होगा पी नॉट ए, क्योंकि एक्स भी 0 हो जाएगा। जबकि आप इधर जब जाते हो तो टोटल वेपर प्रेशर सिर्फ बी पे डिपेंड करेगा, है ना। यहाँ पे हमने हाइपोथेटिकली माना है कि पी नॉट ए इज लेस देन पी नॉट बी, पी नॉट ए इज लेस देन पी नॉट बी, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाली जो लाइन है ये सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगी, इसको रिप्रेजेंट करेगी सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन को कैसे रिप्रेजेंट करेगी, तो सॉल्यूशन को ऐसे रिप्रेजेंट करेगी कि आप इस लाइन को देख के कह सकते हो कि यहाँ पे अगर मोल फ्रैक्शन ए का ज़्यादा होगा तो ए की तरफ मोल फ्रैक्शन आएगा, बी का ज़्यादा होगा तो बी की तरफ मोल फ्रैक्शन आएगा। मोल फ्रैक्शन इधर से इधर जाने पर ए का कम हो रहा है, बी का ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो बी का हमने ज़्यादा माना है इसलिए, ठीक है बच्चों। ये ग्राफ है, एक आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है ना। यहाँ पे मैंने आपको काफ़ी सारे फॉर्मूलाज वगैरह सब बता दिए, एक बार फिर से देख लेना फॉर्मूलाज वगैरह, ठीक है। मैं आपको एक बार सारे फॉर्मूला फिर से रिपीट करवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको सारे फॉर्मूलाज रिपीट करवा देते हैं, ठीक है। देखो, पी टी इज इक्वल टू होगा पी ए प्लस पी बी, ठीक है। पी ए बराबर होगा एक्स ए पी नॉट ए, पी बी बराबर होगा एक्स बी पी नॉट बी, ठीक है। अब देखो, पी टी बराबर होगा पी ए प्लस पी बी, तो इसका मतलब आप यहाँ पे ये लिख सकते हो एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी, और ये आपके एक फॉर्मूला हो गया। इसके बाद देखो वाई ए जो होगा वो होगा पी ए इंटू वाई ए होगा आपके, वाई ए नहीं, पहले अपन पी ए, वहां से भी अपन ए ही करते हैं, रुकना। यहाँ देखो पी ए बराबर वाई ए इंटू पी टी होगा, तो इसका मतलब कि इस इक्वेशन से आप ऐसे कह सकते हो एक्स ए पी नॉट ए इज इक्वल टू वाई ए पी टी, ठीक है। इसके बाद आप वाई ए का सिर्फ अगर फॉर्मूला निकालना चाहते हो तो भी आप निकाल सकते हो, तो वो आपके हो जाएगा एक्स ए पी नॉट ए अपॉन पी टी। सिमिलरली आप बी के लिए बोल सकते हो पी बी इक्वल टू होगा वाई बी इंटू पी टी, और ये पी बी की वैल्यू क्या होगी एक्स बी पी नॉट बी इक्वल टू वाई बी इंटू पी टी। तो आपके वाई बी क्या आ जाएगा एक्स बी पी नॉट बी अपॉन पी टी, ठीक है। ये आप बोल सकते हो, और फिर अगर आप चाहो तो पी टी को फिर वही एक्स ए पी नॉट ए एक्स बी पी नॉट बी वो भी लिख सकते हो। तो जैसा आपको जो दिया हुआ उस हिसाब से आप इन फॉर्मूलाज को चेंज कर सकते हो। ये आपके सारे फॉर्मूला है, अगर आपको पिछले किसी भी फॉर्मूला में कोई भी कन्फ्यूजन हुआ है तो यहाँ आप कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको बता भी देता हूँ क्या कौन सी चीज़, पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, पी नॉट बी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, पी
T, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और XA, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, XB, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, ये सॉल्वेंट होता है ना, आपको पता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन लिक्विड फेज। फिर आप बोल सकते हो कि YA YB, वेपर मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज, और मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर फेज। ठीक है, तो ये सिंपल सी बातें हैं। ठीक है, ये सब अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट फिर भी मैंने आपको सारे फॉर्मूला एक जगह ही पढ़ा दिए ताकि अपने को कोई कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत ना हो बिल्कुल भी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है इसमें, कोई बहुत मुश्किल कुछ भी नहीं है इनमें से, है ना। थोड़ा ध्यान रखेंगे इसका, बाकी सब हो जाएगा। अब देखो, अगर मैं ये, चलो इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे, ये एक अलग तरह का सॉल्यूशन है। अगर मैं कोई ऐसा कंपोनेंट मिला देता हूँ उसके बारे में बात करते हैं। चलो ये वाला ग्राफ एक बार देख ही लेते हैं। अगर मेरे पास सॉल्यूट है, वो नॉन वोलेटाइल है। सॉल्यूट कैसा है? नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मतलब जैसे विच कैन नॉट फॉर्म वेपर। अगर वेपर नहीं बना सकता, एग्जाम्पल NaCl, ग्लूकोज। अभी के लिए तो आप NaCl को रहने दो, शुगर, ग्लूकोज, यूरिया एक्सेट्रा। अब ये लोग, ये क्या, ये वेपर नहीं बना सकते। अगर ये वेपर नहीं बना सकते तो इसका मतलब वेपर प्रेशर जो होगा वो पूरा किस पे डिपेंड करेगा? हमारे सेकंड वाले फैक्टर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो आप ऐसे कह सकते हो कि आपका जो PT होगा, PT जो होगा, टोटल वेपर प्रेशर जो होगा वो XA इंटू P0A के बराबर ही आएगा, क्योंकि P0B की वैल्यू क्या होगी? 0। तो PB की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? XB P0B, XB इंटू 0 इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि P0B 0 होगा, अगर हमारा जो सॉल्यूट है वो मोल वेपर बना ही नहीं पाएगा तो उसका वेपर प्रेशर 0 होगा, और अगर उसका वेपर प्रेशर 0 है तो इसका मतलब कि हमारे जो वेपर प्रेशर जो आएगा वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से ही आएगा। वेपर प्रेशर वर्सेस वेपर कंपोजिशन। वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन लाइज बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। अपन ने वो वाला ग्राफ देखा अभी, यहाँ पे वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का हमेशा P0A से लेके P0B के बीच में होता है। तो आइडियल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो हमेशा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट के बीच में होता है। बिलो वेपर प्रेशर द सिस्टम विल बाय 100% वेपर एंड अबव लिक्विड कर्व 100% लिक्विड, बोथ फिजिकल स्टेट्स एग्जिस्ट बिटवीन द कर्व्स। तो जो भी देखो बच्चों, इसके नीचे जो है लिक्विड होगा, इसके ऊपर क्या आएगी? वेपर आएगी। ठीक है, ऐसे ही इस तरफ लिक्विड आएगा, इस तरफ वेपर आएगी। तो यहाँ पे ये वाला जो एरिया है इसमें पूरी वेपर ही होगी। ठीक है, यहाँ पे आप बोल सकते हो एक वेपर होगा, एक लिक्विड होगा। ठीक है, तो ये आप लाइन के नीचे आपको क्या दिखेगा?
लाइन के ऊपर देखो बिलो वेपर 100% वेपर होगी और इसके ऊपर 100% लिक्विड होगा. इफ एनी देखो इन एनी कंपोजिशन फिजिकल स्टेट ऑफ सिस्टम विल बी चेंज्ड बाय चेंजिंग प्रेशर. अगर हम किसी भी जगह हैं अगर हम प्रेशर चेंज कर देंगे तो फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. ठीक है, ओके. तो आज के लिए हम शायद इतना ही करते हैं. ठीक है, पी नॉट ए एंड पी नॉट विल बी, पी नॉट ए और पी नॉट बी है वो डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ P naught A and P naught B depends upon the nature of liquid. ठीक है, तो ये अपन फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स बी इक्वल टू 0. ये हमारे लिए कोई नया फॉर्मूला नहीं है, हम इससे अवेयर हैं. नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा तो P नॉट B क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो P नॉट A जो है वो एक्स ए के बराबर आ जाएगा. ठीक है, और अपना A क्या है, A है सॉल्वेंट. ठीक है, तो ये हमें ऑलरेडी इसके बारे में पता है, कोई नई बात इन्होंने नहीं बताई है. तो अगर सॉलिड वाला सॉल्यूशन होगा तो देखो जैसे जैसे ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, टोटल वेपर प्रेशर है या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो यहाँ पे पी नॉट ए है, ये वाला पॉइंट है वो क्या है, पी नॉट ए है, पी नॉट ए. और यहाँ से देखो प्रेशर, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि टोटल प्रेशर जो होगा वो एक्स ए इंटू पी नॉट ए के बराबर आएगा. ठीक है, और भी काफ़ी बातें हैं, जो भी बातें हैं सब यहाँ पे लिखी हुई है. व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब जो बना सकता, वो अगर ऐड किया जाएगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा. वाष्प दाब में कमी आएगी. तो वाष्प दाब में क्या आ जाएगी, वाष्प दाब में कमी आएगी. बिकॉज less number of solvent particles will present at the solution surface, escaping tendency of solvent molecule decrease. तो escaping tendency मतलब कि अगर मेरे पास यहाँ पर अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, यहाँ पे मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल कुछ, अब देखो इसका मतलब इसकी वेपर वाइट वाले की वेपर बन सकती है, पर येलो वाले की वेपर नहीं बन सकती. तो ऐसे में क्या होगा, तो येलो वाला है वो सरफेस कवर करके रखेगा. अगर वो सरफेस कवर करके रखता है तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं अगर सरफेस कवर्ड है, एज ए रिजल्ट क्या होगा, वेपर सिर्फ एक ही बनाएगा, तो वेपर प्रेशर भी सिर्फ एक की वजह से ही आएगा. तो आप ऐसे कह सकते हो कि ये वाली बात है. ठीक है, मैंने आपको बता दिया ग्लूकोज, शुगर, यूरिया, NaCl ये कैसे सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है. कैसे सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. तो लेस वेपर इज फॉर्म्ड, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस. ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दोज हु कैन नॉट फॉर्म वेपर, जो वेपर नहीं बना सकते वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होते हैं. और वो आप जितना ज़्यादा ऐड करोगे वेपर प्रेशर में उतनी ही कमी आएगी. ठीक है, फिर एक सवाल है, इफ 8 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज डिजॉल्व्ड, नीट 2020 का क्वेश्चन है, इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%, द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इज. चलो भाई देखते हैं, बढ़िया सवाल है ये, है ना, अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं. देखो अब P नॉट A है वो मान लेते हैं कि 100 है. कितना है, 100. अब जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो 80 आएगा. ये मान लेते हैं टॉर में है, तो ये 80 टॉर में. क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि ये 80% तक कम हो गया. तो 80% कितना हो गया, 80% हो गया. अब अपना P
अब देखो इसके बाद क्या कह रहा है कि मोलर मास निकालना है। ऑक्टेन का मोलर मास आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। अब आप क्या कर सकते हो, इसने वेपर प्रेशर कम कर दिया है। अब यहाँ देखना बच्चों, आपको क्या पता है, आपको ये पता है कि पी टी जो होगा वो क्या आएगा, एक्स ए इंटू पी नॉट ए। तो आपको पी टी की वैल्यू 80 पता है, ये आपको ये 80 पता है, एक्स ए आपको पता नहीं है, ये आपको 100 पता है। तो एक्स ए वो कितना आ जाएगा, 80/100 इक्वल टू 4/5। सही बात है। अब देखो, अब ये आ गया 4/5, तो एक्स ए क्या होता है, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है, ये कितना आ गया आपके, इसकी वैल्यू आ गई 4/5। अब देखो 100, इसका देखो बच्चों एन ए अपॉन एन बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो अपने को फॉर्मूला पता है कि डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू अपॉन एम ए अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4/5। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, बड़ा ही सिंपल सा हिसाब है, आप इसको कैलकुलेट कर लो। तो आप देखो, आपको यहाँ पे वैल्यूज़ दी हुई है ना, ये देखो डब्ल्यू ए आपको कितना दिया हुआ है, डब्ल्यू ए कितना दिया हुआ है 114, एम ए भी कितना दिया हुआ है 114। ठीक है, तो आप बस वैल्यू कैलकुलेट करो। अब आप क्या कर सकते हो, वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो W यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे आपके लिए कैलकुलेशन कर देता हूँ। तो 114 अपॉन 114 अपॉन यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 114 अपॉन 114 प्लस यहाँ आपके आ जाएगा WB अपॉन MB। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसको अगर कट करता हूँ तो ये 1 ये 1 ये 1 और ये 1, तो आपके हो जाएगा 1/1 प्लस इसको WB अपॉन MB लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा, ये इक्वल टू क्या है 4/5। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस WB अपॉन MB, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 इक्वल टू 4 प्लस WB अपॉन MB इंटू 4। अब इसको इधर भेज देते हैं 4 को, अगर मैं 4 को इधर भेजता हूँ तो 1 इक्वल टू आ जाएगा WB अपॉन MB। ठीक है, अब WB अपॉन MB इंटू क्या आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा 1/4। तो देखो MB है वो आपके आ जाएगा 4 इंटू WB, तो मोलर मास जो है वो वेट कितना लिया है उसके 4 टाइम्स हो जाएगा। अब हम मोलर मास कितना निकाल सकते हैं, देखो तो द वेट कितना है वो अपने को दिया हुआ नहीं है, दिया हुआ है देखो 8 ग्राम दिया हुआ है। तो WB आपको दिया हुआ है कितने ग्राम, 8 ग्राम। तो आपके MB कितना निकल जाएगा 4 इंटू 8, 4 इंटू 8 करोगे तो 32 ग्राम आना चाहिए। ठीक है, तो 32 ग्राम कहीं पे आपको दिया हुआ है क्या, तो आप इसके आसपास क्लोजेस्ट आंसर है उसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं कहीं हमने कोई गड़बड़ की हो, क्या पता, वैसे तो नहीं की हुई होगी बट ठीक है देख लेते हैं। यहाँ आ गया 1। ये तो पार्ट ठीक है।
इसका मोल फ्रैक्शन होगा 0.2, है ना, 0.2 होगा। इसका मतलब इसके मोल होंगे 0.2। अगर मोल होंगे 0.2 तो 8 ग्राम है 0.2, तो 40 आंसर आएगा इसका, है ना। देखना बच्चों, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 40 आएगा। 40 कैसे आएगा, देखो इसका आंसर 40 आएगा बच्चों, है ना। एक तो अपन ये भी देख सकते हैं कि 32 के आसपास ये है। दूसरा तरीका ये देखो, अगर यहाँ से यहाँ गए हैं तो इसका मतलब एक्स ए की वैल्यू है वो 0.2 है, तो एक्स बी की वैल्यू होगी वो 0.8 होगी, ठीक है। सॉरी, एक्स बी की वैल्यू होगी वो 0.8 हो गई है, और ये कितना हो गया 0.2। तो इसका मतलब 8 ग्राम जो है वो 0.2 मोल है। तो इसका मतलब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मोल आएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक यही इसका लॉजिकल और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ना। तो एक बार अपन कल इस क्वेश्चन को दोबारा कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और फिर अपन इसके बाद वाले क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच। ये फाइल आपके सेव कर देते हैं यहाँ से, सेव आपके न्यू सेशन केमिस्ट्री सॉल्यूशन का कौन सा लेक्चर हो गया, कहाँ गया सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के 3 हो गए, चलो सॉल्यूशन का 4th हो जाएगा ये। तो बच्चों ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। कल इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेंगे और फिर उसके बाद आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे, फिर थ्योरी धीरे धीरे कवर होती जाएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।